मैं शिवाजी महाराज की इस पवित्र भूमि संत तुकाराम, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर की इस कर्मभूमि और जन्मभूमि को नमन करता हूँ। मैं आप सभी बहनों और भाइयों को नमन करता हूँ जो इतनी देर शाम तक इतने धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। आप सभी को पता, हम किसान यूनियन के लोग, हम एक जन जागरण अभियान पे निकले हैं। हम एक आह्वान करने के लिए निकले कि जो कमेरे और लुटेरे की लड़ाई इस देश में चल रही है, कमेरे वर्ग को बांट रखा, कमेरा वर्ग आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे को नोच रहा है और लुटेरा हमको लूट के खा रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि शत्रु कौन है, लड़ाई किससे है। तो हम कुछ जो जानकारियां, कुछ बातें आपसे साझा करने के लिए यहाँ आए हैं। किसान की बात करें, किसान, मैं भी किसान हूँ और किसान परिवार से हूँ। सुबह अगर 4 बजे नहीं उठा जाए और पशुओं को 4 बजे नहीं चारा खिलाया जाए, अगर मक्खी उठ जाए दूध निकालने से पहले, तो पशु दूध नहीं देता सकता है। हमारी मजबूरी है, हम 4 बजे उठ के अपना काम शुरू करते हैं ताकि टाइम से पशु का दूध निकाल सकें। उसके बाद खेत की तरफ चले जाते हैं। महिलाएं सुबह भी 7 काम में लगती हैं और घर का काम निपटा के महिलाएं भी खेत की तरफ आ जाती हैं। खेती कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं। नौकरी में एक आदमी की घर से नौकरी लगी, गया, तनख्वाह लेके आ गया, बाकी परिवार को कुछ नहीं करना पड़ता। दुकानदार एक आदमी जाके दुकान खोलता परिवार का, शाम को दुकान बंद करके आ जाता, पूरा परिवार उसका फ्री रहता, कोई टेंशन नहीं है। किसान ही एक ऐसा जिसका पूरा परिवार खेती में लगता है, जिसकी पत्नी उससे ज्यादा काम करती है अपने पति से, जिसके बच्चे भी सहयोग देते हैं। 4 बजे उठ के 10 बजे तक किसान का काम जारी रहता। 18 घंटे काम करने के बाद अगर वो 2 जून की रोटी नहीं कमा पाता, अगर उसके सर पे छत नहीं है, उसके बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, उसके बच्चों की स्कूल की ड्रेस नहीं है, तो दोष किसान का नहीं है, सरकार की नीतियों का दोष। बेईमानी है कहीं ना कहीं। और किसान को गुमराह किया जा रहा। मैं किसी सरकार विशेष को नहीं कोस रहा हूं। मैं इस दिल्ली की बनी हुई नीतियां, आजादी की लड़ाई 7.5 लाख लोगों की कुर्बानी के बाद जीती गई थी। 750 साल गुलाम रहे हम। 7.5 लाख आदमियों ने इस देश को आजाद कराने में अपनी आहुति दी। उसके बाद ये कहलाया गया कि हम आजाद। लेकिन क्या किसान आजाद हुआ? 66% लोगों की रोजी खेती से चलती है, चाहे वो किसान है या कृषि मजदूर। 66%। देश का सबसे बड़ा उद्योग अगर कहो तो कृषि उद्योग है, जिसमें 66% लोगों को रोजगार दे रखा। उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, उसकी अनदेखी की जा रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों? क्या कारण उसके? दिल्ली और बंबई में जो लोग बैठे हैं, वो हमारा शोषण करके अपनी
बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं, अपनी एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। हम जिनको अपना आमदार और खासदार बना के भेजते हैं वो उनका एजेंट बन के रह जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं वायदा करके आया हूँ किसी से। मेरे क्षेत्र के प्रति लोगों का भी दायित्व बनता। आज़ादी के बाद कुछ ऐसी विभूतियाँ थी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी, जिन्होंने आज़ादी के बाद उस जज्बे के साथ काम किया। लेकिन आज का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ दिखी तया प्रांत और वहीं बिताई सारी रात, यानी कि जहाँ माल दिखाई देता वहीं जाके बैठ जाता। कोई विजन नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई पॉलिटिकल सोच नहीं। आज यहाँ नाच रहा है, कल दूसरे उसमें जाके नाच रहा है। ये नेतृत्व हो गया, ये नेता हो गए। पता ही नहीं चलता हमको कि हमारा एमएलए कल कहाँ मिलेगा, हमारा सांसद कल कहाँ मिलेगा, कितनी डील में वो बिकेगा और कहाँ जाएगा। डर ही नहीं है हमारा। मैं पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता। हमारा संगठन कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं, ना हमको चुनाव लड़ना है, ना हमको वोट चाहिए। हम आज से नहीं, पिछले 50 साल से शुद्ध रूप से किसान की लड़ाई लड़ते हैं। हम दिल्ली में जो भी सरकार आए, इससे पहले की सरकारें भी, कई सरकारें, कई दलों की सरकार आई, तब भी हमने उनकी ईंट से ईंट बजाई और इनकी भी ईंट से ईंट बजाएंगे अगर किसान की समस्या रहेगी तो। ना हम किसी के मित्र हैं, ना किसी के शत्रु हैं। हमारे किसान को जो पीड़ित करेगा, जिस हाथ से किसान को पीड़ा होगी, हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये हमारा निर्णय है। घर डाल के आएंगे हम। सरकार का दायित्व है, हमारी लड़ाई है कि गारंटी दे सरकार उसकी। और ये लड़ाई उस तरह से नहीं है। 2009 में एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी मनमोहन सिंह के टाइम पे। आज के प्रधानमंत्री उस फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे। इनकी रिकमेंडेशन है जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाएगी, किसान का बचना संभव नहीं। नरेंद्र मोदी की रिकमेंडेशन। 2014 का जो इलेक्शन लड़ा वो इस एजेंडे पे लड़ा गया कि किसान को C2+50। स्वामीनाथन रिपोर्ट, और रिपोर्ट भी नहीं, उसमें फार्मूला मेंशन किया गया। C2+50 के हिसाब से किसान को उसकी फसलों की कीमतें दी जाएंगी। 2014 में आपने इसका विश्वास किया, क्योंकि 2008 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी और उस समय की सरकार ने उसको लागू नहीं किया। आप निराश हो गए थे। इसने बहुत बड़े बड़े वायदे किए इलेक्शन की मंचों पे कि मैं आया तो C2+50 लागू करूंगा। इसको सत्ता सौंप दी आपने। फरवरी 2015 में इसी व्यक्ति की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश, वो एफिडेविट दिया कि C2+50 दिया ही नहीं जा सकता। अरे तुम C2+50 का वायदा करके सत्ता में आए हो, या तो C2+50 दे दो, ना तो रिजाइन कर दो। कमिटमेंट तो यही है ना, या तो वायदा पूरा करो ना रिजाइन करो। लेकिन निर्लज है, इनको शर्म नहीं आती है। इनके जो एक बड़े साथी हैं जो गृह मंत्री हैं आजकल, वो कहते हैं ये तो चुनावी जुमले हैं। देश के मतदाता को झूठ बोलने को चुनावी जुमला बताते हैं। इन लोगों से क्या उम्मीद करोगे? इस प्रधानमंत्री ने वायदा किया 2016 में कि 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना कर दिया जाएगा। पता नहीं, आदमी तो ये बहुत होशियार है, फंसता तो नहीं है ये, लेकिन इसको भरोसा नहीं था कि 2019 में तो दोबारा रिपीट हो जाएगा। ये 2019 में रिपीट हो गया और 22 आ गया।
2022 तक किसान की आमदनी बढ़ी 11% और खर्चा बढ़ा 100%। कोई जवाब नहीं था देने के लिए इसके पास। अब इसको लगा कोई बड़ा झूठ बोलना चाहिए, ऐसा बोलो जो लंबा रहे, जिसका जवाब नहीं देना चाहिए। तो 2022 का वायदा याद है आपको? क्या दिया इसने? हमारी मेमोरी शॉर्ट है, उसका फायदा दिल्ली बॉम्बे उठाती है। 2022 में इसने कहा कि 2047 में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। चालाकी देखो ना, ये 2047 में होगा ना आप इससे जवाब ले पाओगे। एक जुमला आपके बीच में छोड़ दिया, आप उस जुमले में मगन हो रहे हो कि हम विश्व गुरु बनेंगे। बातों से विश्व गुरु बनेंगे। देश के 145 करोड़ लोगों का 86% हिस्सा आज पीड़ा से बिलबिला रहा, आज समस्याओं से ग्रस्त है। देश में हमारा नंबर देख के, वो चार्ट को देखते हैं तो शर्म से सर झुक जाता, लेकिन झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलते शर्माते नहीं, कोई परवाह नहीं है किसी बात की। आप भूल जाते हो इन्होंने क्या कहा था, कब क्या कहा था। आप ज़्यादा याद रखते ही नहीं हो, आप थोड़े दिन किसी बात को रखते हो। तो इनको पता है कि हिंदुस्तानी आदमी 6 महीने से ज़्यादा दिमाग में स्टोर करता ही नहीं किसी बात को। कुछ भी वायदा किया जा सकता है, तो लगातार झूठ बोलते हैं। अभी ये वायदा करते हैं, एक बिल आ रहा। हम जब आंदोलन में थे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पार्लियामेंट में था, स्लेट कमेटी के पास। जब हमारा आंदोलन खत्म हुआ तो इन्होंने वायदा किया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को पार्लियामेंट में रखने से पहले किसानों से वार्ता की जाएगी। दोबारा ले आए, प्राइवेटाइजेशन होगा, बिजली प्राइवेट हाथों में जाएगी, उसके कड़े नियम होंगे, किसान पे मुकदमा दर्ज होगा, भारी जुर्माने का प्रावधान होगा, किसान को इलेक्ट्रिसिटी पुलिस के माध्यम से पकड़ा जाएगा। वो रखा हुआ पार्लियामेंट में। सीड बिल आ रहा, एक दूसरे से आप बीज बदली नहीं कर सकते, सीड पुलिस बनेगी। कोई कंपनी आपकी रिपोर्ट कर दे और उसके बीज का कोई कंटेंट्स आपके उसमें मिल जाए तो आप पे मुकदमा चलेगा, आपको उस कंपनी का जुर्माना देना पड़ेगा, आपको सजा भी मिलेगी। वो सीड बिल भी पार्लियामेंट में। तमाम चीजें पार्लियामेंट में हैं। आज आपके क्षेत्र में ही नकली बीज की समस्या, कौन उसके लिए जिम्मेवार? किसान का दोष क्या? सरकार का दायित्व है कि वो किसान को अच्छी उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए। अगर कोई आदमी नकली बीज बेचता है तो वो सरकार की जिम्मेवारी है। फसल बीमा योजना में क्यों नहीं उसको कवर किया जाता? क्यों नहीं उन किसानों को मुआवजा दिया जाता? लेकिन आप भी प्राकृतिक आपदा को, बारिश और सूखे को ही मान लेते हैं। ये नकली बीज वाले को आप प्राकृतिक आपदा मानते ही नहीं है, आप लड़ते ही नहीं हो, आप बैठे हैं। उनको जरूरत क्या है आपके बारे में सोचने की? ये समस्या है, हर क्षेत्र की समस्या, खाद की, बिजली की, पानी की, मार्केट की, एमएसपी की। आप क्रिटिसाइज भी खूब करते हैं, लेकिन गांव सतर तक ही करते हैं। संगठित होके, संघ शक्ति कलयुग है। जो कौम संगठित होगी वो बचेगी, जो बटी रहेगी वो मिट जाएगी, उसका अस्तित्व समाप्त होगा। हमको संगठित होना पड़ेगा। मैं अकोला के लोगों को बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। यहाँ 25 संगठन काम कर रहे हैं और 25 संगठन इशू के साथ इकट्ठा मिलके
कोई मतभेद ना रखते हुए इकट्ठा लड़ रहे हैं। मैंने ऐसे जिले कम देखे हैं देश में। आप बधाई के पात्र हैं, आप आगे हैं और जगह से, और खास तौर पे महाराष्ट्र में तो आप बहुत आगे हैं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं। हम दिल्ली से आए, जब तक एक कड़ी नहीं बनेगी, हमको अकोला में पैर रखने की जगह नहीं होगी और आपको दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं होगी। लूट का अड्डा दिल्ली है। वो नीतियां कृषि राज्य का क्षेत्र है, कृषि राज्य के क्षेत्र अधिकार में आती है, लेकिन निर्णय सारे दिल्ली से होते हैं। जितना बजट एलोकेशन है वो दिल्ली से होगा, फसलों की कीमतें दिल्ली से तय होंगी। विश्व व्यापार संगठन में दिल्ली का कोई मंत्री जाके आप दिल्ली की पूरे देश के किसानों का भाग का फैसला करके आएगा। राज्य के कृषि मंत्री और राज्य की सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं। खाद दिल्ली के हाथ में, फर्टिलाइजर का कंट्रोल उनके हाथ में है। क्या बस पटवारी है राज्य सरकार के हाथ में, बाकी सारे अधिकार दिल्ली में है। कहने को कृषि राज्य में के अधिकार क्षेत्र में आता, लेकिन सब कुछ उन्होंने रखा हुआ अपने पास। छोड़ना नहीं चाहते, बेईमान। आज तक ये नहीं, जितनी भी सरकारें आई हैं सारी एक ही बेईमानी से काम कर रही। वहां तक आप पहुंच नहीं आपकी, क्योंकि आप किसी राष्ट्रीय संगठन के साथ नहीं। हम जब दिल्ली में लड़ते हैं तो आप देख लेते हो कि यूपी हरियाणा पंजाब के किसान लड़ रहे हैं। यूपी हरियाणा पंजाब का शब्द भूलो, ये सोचो कि किसान लड़ रहे हैं। किसान लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं, हमारा परिवार लड़ रहा, हमारा दायित्व बनता। हम नहीं जीते 2020 का आंदोलन, हम नहीं जीत पाते, हम हार जाते। सरकार उस दिन झुकी जिस दिन अकोला से, नांदेड़ से, महाराष्ट्र से, नासिक से हर जिले का आदमी दिल्ली गया, और महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे देश के हर प्रांत का आदमी दिल्ली गया। LIU ने रिपोर्ट दी कि मामला यूपी पंजाब हरियाणा का नहीं है, मामला देश में फैल गया। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इस आंदोलन में इनको सुना नहीं गया, तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होगा। आप लोगों के सहयोग की, आपके आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपकी थोड़ी सी संख्या नहीं, दिल्ली में मैसेज दे दिया कि सब साथ हो गए हैं। आपके सैकड़ों लोग गए थे यहाँ से। अगर सोचो हजारों लोग चले जाते तो दिल्ली को खाली करा देते हम इन बदमाशों से। संगठन बने, संगठित हों, हम भूल जाएं कि हम मराठी हैं, हम तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, कर्नाटक के हैं, यूपी के हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के हैं। हम एक ही बात रखें कि हम किसान, हमारी एक जाति है किसान। जिस दिन हम किसान बन के लड़ाई लड़ेंगे, उस दिन कोई समस्या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक साधारण सा पदाधिकारी जाके कलेक्टर को कहेगा कि मेरे क्षेत्र की ये समस्या है, कलेक्टर की हिम्मत नहीं कि उसकी बात को गिरा दे। ताकत दो ना आप जिले अध्यक्ष को ताकत दो, आप प्रदेश अध्यक्ष को ताकत दो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को ताकत दो। जिस स्तर की समस्या हो उसी को गिरा लेंगे हम वहां पे। मन बनाओ आप एक दफे। हम आपको आह्वान करने आए कि संघ शक्ति कलयुग इकट्ठा हो जाओ। बनेगी नहीं बात अलग अलग रहने से, हम भाषा में बटे हैं। महाराष्ट्र में भी विदर्भ वाले अलग हैं, आप मराठवाड़ा वाले अलग हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र वाले अलग हैं, कोंकण वाले अलग हैं। हम प्रदेश में ही एक नहीं हो रहे हैं, हमको एक होना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पे एक होना पड़ेगा।
हमको भूलना पड़ेगा कि किसकी लड़ाई है, गन्ने वाले की लड़ाई है या सोयाबीन वाले की लड़ाई है, मक्का वाले की लड़ाई है, कपास वाले की लड़ाई है तो किसान ना। जो मुसीबत में आए उसी की मजबूती से कंधा लगा के खड़े हो जाओ, समस्याओं का निराकरण होना शुरू हो जाएगा, ये गारंटी मेरी। इंडो यूएस बहुत समय हो गया, इंडो यूएस के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। 6 फरवरी को वाशिंगटन से एक खबर छपती है कि हिंदुस्तान के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो गया। वहां की कृषि मंत्री बयान देती, आने वाले 5 वर्ष में हिंदुस्तान के साथ $500 अरब का व्यापार करेंगे कृषि के क्षेत्र में। उस व्यापार, इसको कहना, $500 अरब का व्यापार केवल कृषि के क्षेत्र में करेंगे। क्या आएगा? आपने सोचा क्या आएगा? हमारी सरकार ने कहा कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन वहां उन्होंने फिर दोहराया उस समझौते को, तो हमारी सरकार थोड़ा पीछे आई। हमारा कृषि मंत्री कहने लगा कि हम मुख्य फसलों को बचा लेंगे। कृषि मंत्री जी, कौन सी मुख्य फसलों को बचाओगे? हम 400 फसल पैदा करते हैं, वो 37 फसल पैदा करते हैं। कौन सी मुख्य फसल को बचाओगे आप? सबको क्यों नहीं बचाओगे आप? बाद में एक बयान आया कि रॉ में कुछ नहीं आएगा, प्रोसेस्ड आएगा। अब किसान को तो समझ में नहीं आता कि रॉ में क्या आना था और प्रोसेस्ड में क्या आएगा। गेहूं नहीं आएगा, गेहूं का आटा आएगा। मक्का नहीं आएगी, मक्का का वो मुर्गी दाना बनता वो आएगा। सोयाबीन नहीं आएगा, उसका तेल आएगा। अंगूर नहीं आएगा, उसका जूस आएगा। संतरा नहीं आएगा, उसका जूस आएगा। खली आएगी वहां से, सरसों का तेल भी आ जाएगा, सरसों की खली भी आएगी। रॉ नहीं आएगी, प्रोसेस्ड आएगा। जितनी आप फसलें पैदा करते हैं वो सब आएंगी प्रोसेस्ड। ये उस समझौते में होने जा रहा। $500 अरब, करीब 100 रुपए का डॉलर, 92-93 का है शायद। मल्टीप्लाई कर लेना कितना बड़ा आंकड़ा। किसका पैसा जाना है, वो कहां जाना? और दादागिरी देखो, हम 150% तक ड्यूटी लगाते थे उसके सामान पे। हमारे सामान पे 3% ड्यूटी लगती थी वहां। उसने कहा कि हम हिंदुस्तान के सामान पे 28% ड्यूटी लगाएंगे और हमारा सामान जो हिंदुस्तान में जाएगा उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। उसने डिक्लेयर कर दिया, ये अपने आप डिक्लेयर कर दिया। हमारी सरकार मुंह बंद करके बैठी, जवाब नहीं दिया। वो तो वहां के सुप्रीम कोर्ट का भला हो, उसने कहा नहीं 28 ज्यादा, 18 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एहसान किया हम पे, उस सुप्रीम कोर्ट ने अपने काकी ने, अब हम पे 18% ड्यूटी लगेगी वहां और हमारे यहाँ 0% ड्यूटी होगी। उनका जितना एग्रीकल्चर सरप्लस, उसके लिए सबसे बड़ी मंडी है। हिंदुस्तान से बड़ी दूसरी मंडी नहीं है। आज तो हम नंबर 1 है पॉपुलेशन में, चाइना 2 नंबर पे। चाइना के दरवाजे बंद हैं, वो किसी को घुसने नहीं देता अपनी मार्केट में। दुनिया में कोई बड़ी मंडी है तो हिंदुस्तान।
हर मुल्क की नज़र है कि हिंदुस्तान की मंडी में अपना वर्चस्व बना लो। हिंदुस्तान का आदमी प्रोड्यूसर्स जाए बाढ़ में, एक तरफा करार हो रहा है। कह रहे हैं हम किसान को कैसे बचाओगे यार, फार्मूला तो बता दो ना, किसान को कैसे बचाओगे। आपने देखा मक्का का भाव 2450 है एमएसपी का, कितना मिलता है किसान? आपके यहाँ मक्का होती है? पीछे हम मक्का के क्षेत्र में थे तो वो कह रहे थे 1250 रुपये मिलता। 2450 एमएसपी है, 1250 किसान को मिलता। क्यों मिलता? पिछले 3 साल से मक्का लगातार आ रही है। हम और राकेश जी बैठे थे एक दिन, कृषि मंत्री थे और वाणिज्य मंत्री थे। हमने कहा 5 लाख टन मक्का क्यों मंगाई, हमारे यहाँ सरप्लस थी। बोले मंगाई नहीं। मैंने कहा आज इंफॉर्मेशन का ज़माना, टेक्नोलॉजी है, हमने चेक कर लिया हिंदुस्तान में 5 लाख टन मक्का आई। तो घबराया थोड़ा। अब वो कहने लगा, उसका सेक्रेटरी बैठा था, कहला जी वो मजबूरी थी, WTO के एग्रीमेंट की वजह से वो मक्का मंगानी पड़ी। 2200 से 900 रुपये आ गई थी, 2020 की बात। हमने कहा भी बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? एग्रीमेंट कल्चर जो है WTO में आज पेंडिंग है। 2 राउंड में जब साइन हो रहा था WTO, तो हमारी सरकार ने एतराज़ किया था और WTO जो साइन हुआ था उसमें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है पेंडिंग रख दिया गया था, आज तक पेंडिंग है। झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके WTO की टर्म्स कंडीशंस की वजह से लेके आए, आप गुमराह कर रहे हो देश को। आप यहाँ की जो लॉबी, जो पोल्ट्री की लॉबी है, उसके प्रेशर में आप मक्का लेके आए हो ताकि किसान की मक्का का भाव गिराया जाए। ये खेल 3 साल से चल रहा अभी लगातार। सोयाबीन आएगी, कपास आएगी। एक कंडीशन और लगाई उसने बांग्लादेश को कहा अगर मेरी कपास खरीदे हुए तो आपकी ड्यूटी 0 होगी, आप पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। बांग्लादेश हमारी बहुत बड़ा, हमारा आयात बांग्लादेश को होता है, निर्यात करता है वो हमसे कपास। अब जब बांग्लादेश को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अमेरिका की कपास अगर वो खरीद के कपड़ा बनाता है तो उस पर 0 ड्यूटी लगेगी अमेरिका में, तो वो हमारे पास क्यों आएगा बांग्लादेश? वो अमेरिका से ले आएगा। कपास का किसान बर्बाद होना, तमाम किसान को बर्बाद करने की तैयारी की जा रही। और एक दूसरा ऑर्डर हुआ उसी दिन कि अगर हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदेगा तो हम 50% ड्यूटी लगाएंगे। अरे तेरा हमारा करार, एग्रीकल्चर पे हमारा करार है, तूने ठेका ले रखा है कि हमारा किससे संबंध है और किससे नहीं है, किससे हम बात करते हैं किससे नहीं करते। तेल का तेरा लेना देना क्या है? जिससे हमारी मर्जी उससे खरीदे। इतने पे नहीं रुका वो, एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी उसने जिसका काम है कि हिंदुस्तान पे नजर रखो। अगर हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदता है तो इसके ऊपर 50% ड्यूटी लगा दो। हिंदुस्तान की सरकार चुप। वो कह रहा है कि तेल खरीदना है तो या तो मुझसे लो या वेनेजुएला से लो। रशिया हमारा पड़ोसी, 2 दिन में जहाज लदने के बाद हमारे यहाँ आ जाता बंदरगाह पर। रशिया से रशिया हमारा पिछले 60-70 बरस से हमको सहयोग कर रहा, हम आज रशिया की तरफ देख भी नहीं रहे। इतने डरी हुई है दिल्ली की सरकार कि रशिया की तरफ देखते ही 50% ड्यूटी लग जाएगी। हम अमेरिका के गुलाम हैं कि हम आज़ाद देश हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा।
कह रहा वेनेजुएला से तेल लेके आओ। वेनेजुएला का तेल सब स्टैंडर्ड है, उसकी सफाई करने में खर्चा ज़्यादा। वेनेजुएला पाताल लोक में, जहाँ हम बैठे हैं इसके नीचे वेनेजुएला, महीनों लगते हैं वहाँ से जहाज को यहाँ आने में। वो लाना भी महंगा है और उसका स्टैंडर्ड भी घटिया। वो तेल हम खरीदें, वो अमेरिका हम पे डंडा लेके खड़ा हुआ है और हमारे यशस्वी 56 इंच के प्रधानमंत्री दुम दबा के बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को जब ऐसी खबरें सुनते हो कि वो हमें डांट रहा और हमारा प्रधानमंत्री दुम दबाए बैठा। विश्व गुरु कहां से बनाओगे यार? आपने तो चूहा बना दिया। कहां ले जा रहे हो आप हमें? अमेरिका का प्रधानमंत्री कह रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के राजनीतिक कैरियर को 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं। कौन सा राज अमेरिका के पास? एक बड़ी चर्चा हुई थी, कोई फाइल है, कहीं उस फाइल से तो नहीं डरा हुआ है प्रधानमंत्री और उस फाइल के डर से तो साइन नहीं कर रहा। कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री इस तरह से घुटने टेक के और गिड़गिड़ा के साइन नहीं करती है। समझौते बराबरी के होते हैं, उसमें कोई बराबरी नहीं है। जिस तरह का आचरण और व्यवहार वो कर रहा और हम सहन कर रहे हैं, वो साफ दर्शाता है कि देश दिल्ली से नहीं वाशिंगटन से चल रहा है। उसके रीजन आप ढूंढना, हर आदमी को समझ में आएगा उसका रीजन। किसी को फाइल दिखेगी, किसी को और कुछ दिखेगा, लेकिन राज है उसमें, फेयर नहीं हो रहा। एक आदमी है वाणिज्य मंत्री हमारा, आपने ही भेज रखा है बॉम्बे से उसे। 3 कृषि कानून में भी जब हम बात करते थे, कृषि मंत्री को एक तरफ बैठा के वो बीच में बैठ जाता। हमने कहा भी ये कौन है? वाणिज्य मंत्री है, हमारी समस्या तो एग्रीकल्चर की है, इसका कोई काम ही नहीं है, ये बैठता क्यों आके? तब हमको पता चला कि ये तो प्रधानमंत्री का मुंह लगा है, सरकार तो यही चला रहा है। वही समझौते में, समझौता रुक नहीं सकता, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वही वो आदमी जो वाणिज्य मंत्री है, उसके दिमाग में किसान और मजदूर नहीं है। उस आदमी के बारे में मैं बहुत खुलासे करूंगा तो तकलीफ होगी कुछ लोगों को, लेकिन वो आदमी हमारा नहीं, वो मजदूर का नहीं है। कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। कमेरे को अगर बचना है तो लुटेरे को जवाब देना पड़ेगा। मजदूर भी जाएगा, किसान गया तो मजदूर कहाँ मजदूरी करेगा? मजदूर भी जाएगा। मजदूर और किसान का चोली दामन का साथ। हमारे यहाँ दामन पहनते हैं, दामन के ऊपर लामण होती है। लामण उसको बोलते हैं जो नाड़ा जहाँ डालते हैं। दामन फट जाता है, वो लामण नहीं फटती है, वो बड़ी मजबूत बनाई जाती है। मजदूर किसान दामन है तो मजदूर लामण है। बहुत ही मजबूती से एक दूसरे को पकड़ रखा है हमने। अगर एक पे असर पड़ेगा तो दूसरा भी नहीं बचेगा। हमको इस लड़ाई को मिलके लड़ना पड़ेगा। हम आह्वान करते हैं आपको, आप ध्यान दें, आप सोचें, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े।